Hello everyone, so welcome back to Value Series बाय बंसल एकेडमी। तो भाई हमारी ये जो बड़ी ही प्यारी एक वैल्यू सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 6th मॉक टेस्ट। अगर आप और आपका साथी जो कोई दोस्त मित्र सज्जन रिश्तेदार अगर पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, आप इस सीरीज को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, है ना? क्योंकि शेयरिंग जो है वही तो केयरिंग होती है। चलिए, तो हमारी इससे पहले 6 जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6th वाले का सेकंड जो पार्ट है उसको हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन जो है उसको दबा के रखिए, ठीक है? और हम भी देखो आपके सामने अभी आ जाते हैं। चलिए, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। इससे पहले भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है बंसल एकेडमी का वो नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी ज्वाइन कीजिए। इसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जीके, इंग्लिश, पेडागोजी, हर चीज के जो लेक्चर्स हैं वो आपको इसके अंदर जो लिंक जो है वो मिल जाता है। इसी के साथ ही कोई नोटिफिकेशन है वो भी आपको अपडेट जो है वो हमारे इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस मॉक टेस्ट का 26 क्वेश्चन देखते हैं। जो क्या बोला है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ यूरिन डिक्रीजेस द स्टेट इज कोल्ड। तो देखो, यूरिन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर गई है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? अब देखो, अगर यूरिन जो है वो बढ़ जाता है तो इसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं। अगर जो यूरिन है वो जो है एक तरफ से उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एनूरिया बोलते हैं, एनूरिया बोलते हैं, है ना? तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रहा अपना आंसर, यही फर्स्ट नंबर पे ही हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना? तो चलिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनिमल्स मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो, ऐसा हर वो एनिमल जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रेगुलेटर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल बोलेंगे, वार्म ब्लड एनिमल बोलेंगे। और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है होम्योस्टेसिस। मतलब होम्योस्टेसिस भी हम जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। तो ढूंढते हैं हम यहाँ पे, मेटास्टेसिस नहीं आएगा, यूरियोस्टेसिस नहीं आएगा, स्टेनोथर्मल नहीं आएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। प्रोसेस को बेसिकली हम होम्योस्टेसिस बोल देते हैं, है ना? और ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे? रेगुलेटर बोल देंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल बोल देंगे। और कमेंट, यार देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे बताना है वार्म ब्लड एनिमल्स की एग्जाम्पल। क्या बताना है? वार्म ब्लड एनिमल की एग्जाम्पल। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ सेल अकर्स इन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा ब्लास्टुला, है ना? जाइगोट से क्या बनेगा? मतलब बीच में मरुला भी बनता है। जाइगोट से क्या बनेगा? मरुला बनेगा। मरुल्ला से क्या बनेगा? ब्लास्टुल्ला बनेगा। देखो, इस ब्लास्टुला के अंदर स्टार्ट होती है मोर्फोजेनिक मूवमेंट। मतलब यहां पे स्टार्ट होती है, 3 जर्म लेयर बननी शुरू हो जाती हैं। 3 जर्म लेयर जब बनती हैं तब हम बोलते हैं ये क्या बन गया? गैस्ट्रुल्ला बन गया। क्या बन गया? गैस्ट्रुला। तो ये जो मोर्फोजेनिक मूवमेंट होती है ना, बेसिकली जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यही तीनों जर्म लेयर तो रिस्पॉन्सिबल होती है ना हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स बनने के लिए। तो ढूंढते हैं, इसने यही पूछा किसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल होती है? क्या ब्लास्टुला के अंदर होती है? बिल्कुल ब्लास्टुला के अंदर होती है। न्यूरुला कुछ नहीं होता, मरुला के अंदर नहीं होती, गैस्ट्रुला के अंदर तो ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ओके? इसके अलावा आपने ये भी अपने मन को बताना है कि जो
इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की वो कौन सी स्टेज में होती है? ठीक है, ये मन को बताना, ये चाहे कमेंट में मत बताना, चलो यार कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पाइरल क्लीवेज इज द रिजल्ट ऑफ, अब पता है क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है डेव बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय बंसल एकेडमी। इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा क्लीवेज का, तो आपने इस क्लीवेज वाले टॉपिक को देखना है। इस क्लीवेज वाले टॉपिक को देखने के बाद आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये बोलता है स्पाइरल क्लीवेज इज द रिजल्ट ऑफ, स्पाइरल क्लीवेज किसकी रिजल्ट के कारण होता है? तो वीडियो को पॉज करो, यूट्यूब पे इस लेक्चर को, इस वाले लेक्चर को जाके देखो, क्लीवेज वाले को, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी तक के लिए आंसर बताता हूं, इसका जो आंसर है ओब्लिक शिफ्टिंग ऑफ ब्लास्टोमर। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेक्चर देखना, आपको इसका जो आंसर है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अरे एक मिनट, ओब्लिक नहीं आएगा क्योंकि स्पाइरल है ना, स्पाइरल पोजीशन आएगा, स्पाइरल पोजीशन ऑफ ब्लास्टोमर, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन जो है, द केमिकल कॉजिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब ये रहा एक न्यूरॉन, ये इसका एक्सोन रहा, ये इसका डेंड्रॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका एक्सोन रहा, ये इसका डेंड्रॉन। तो इसके एंड से यहां से ट्रांसमिशन, यहां से यहां तक जो मैसेज जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? एक केमिकल होता है बच्चे, एसिटाइल कॉलिन, ये एग्जांपल होती है एक न्यूरो ट्रांसमीटर की। तो बेसिकली जो वाइड आंसर है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही देखे न्यूरो ट्रांसमीटर के, तो किसकी एग्जांपल है यहाँ पे? ये एसिटाइल कोलिन जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे है। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम नहीं संभालता है? अच्छा बताओ, क्या ब्लड सर्कुलेशन को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो। रेस्पिरेशन को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो? एक हद तक कर सकते हैं, सिर्फ एक हद तक, मतलब नहीं कर सकते इसको भी। क्या आप एक्सक्रीशन को खुद कंट्रोल कर सकते हो? अरे मैं भाई मिक्सचुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यूरिन को बाहर रिलीज करने का प्रोसेस, उसकी नहीं बात कर रहा हूं, किडनी के फंक्शन की बात कर रहा हूं। मतलब आप अपनी किडनी को ये बात कह सकते हो क्या कि भाई एक काम कर, 10-15 मिनट रुक जाना? नहीं, नहीं कह सकते। लेकिन आप मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हो, हियरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। अब बोलोगे सर कैसे? अरे भाई चीजों को रिवाइज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि मेमोरी के अंदर बनी रहे, है ना, तो ये एक्सेप्शन होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सिंड्रोम इन मैन इज कोस्ड बाय, देखो यहाँ पे बड़े अलग अलग ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, तो इससे जो डिजीज होती है ना वो होती है ग्रेव डिसीज। दूसरा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियास, देखो अगर तो इंसुलिन की होती है तो डायबिटीज हो जाएगा, मतलब यार ये डायबिटीज को कॉज करता है। तीसरा है हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, भाई ये डिपेंड करता है किस चीज की हाइपर सिक्रेशन हो रही है, क्योंकि पिट्यूटरी तो बहुत सारी जो ग्लैंड्स उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो चौथा ये हमारा करेक्ट आंसर, एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल, एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है अपने प्रॉपर सिक्रेशन नहीं करता है, हाइपर सिक्रेशन करता है, तो इस केस में हमें कौन सिंड्रोम देखने को मिलता है? तो कौन सिंड्रोम किसके कारण होता है? एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर सिक्रेशन के कारण, या फिर एड्रिनल ग्लैंड की जो हम बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिक्रेशन नहीं होती है उसके कारण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल विल आई एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो सब कुछ एब्जॉर्ब करती हैं एक चीज को छोड़ के। क्या अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या सोल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या ग्लूकोज को छोड़ेगी? कभी की कभी भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी करती है। लेकिन फैट और ग्लिसरॉल को जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वो डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं करती हैं। क्यों? जो फैट होता है वो सबसे पहले कहां पे जाता है? लिम्फ के पास जाता है, लिम्फ के बाद ये कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है फैट, जो है लिपिड, जो है वो कभी नहीं जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिसमस डिजीज
इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। देखो क्या होता है ना, जो ब्लड क्लॉट होता है ना, ब्लड क्लॉट होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब एक फैक्टर होता है फैक्टर 9, अगर ये फैक्टर एब्सेंट हो जाए तो इसकी वजह से जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। अब इस फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी को एक डिजीज का नाम दिया जाता है, और वो डिजीज कौन सी है बच्चे, क्रिसमस डिजीज है। तो फैक्टर 10 के कारण नहीं होती ये डिजीज, फैक्टर 11 12 के कारण नहीं होती, ये फैक्टर 9 के कारण होती है। अगर फैक्टर 9 की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये क्या, ये विच रिजल्ट इन क्रिसमस डिजीज, तो ये क्या करवा देगी, क्रिसमस डिजीज करवा देगी, है ना। चलो फिर इसी खुशी में नेक्स्ट देखते हैं। फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे यार क्या, मतलब ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, ये पूछना चाह रहा है ऑक्सीडेशन कहां पे होती है, तो भाई क्या लाइसोसोम के अंदर होती है, नहीं होती। गोल्जी के अंदर होती है, नहीं होती। राइबोसोम नहीं होती, किसके अंदर होती है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा रखने का कारण क्या है, देखो ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज किसके अंदर टूट जाएगी, पायरूवेट के अंदर टूट रही है। दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन है वो टूट रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तीसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है उससे क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। चौथा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, या फिर लिपिड हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है, इससे क्या बन रही है, ग्लूकोज बन रही है, तो ये होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्या पूछा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही पूछा है, तो ग्लूकोज इज पॉलीमराइज्ड इनटू ग्लाइकोजन नहीं, ये क्या होता है, ये तो होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बोला है। कैसे सही बोला है, तो भाई साहब ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, किससे बन रहा है, लिपिड प्रोटीन से बन रहा है। टर्म का नाम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इतनी सी मेहनत का मूल्य दे देना मुझे। चलो एक काम करो, कमेंट में ये भी बता दो कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुवेट बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज फाउंड इन, ये ना एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में आता है, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लोंगेटा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है इसके ऊपर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑल आर लंग्स डिजीज एक्सेप्ट, देखो इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो लंग्स के अंदर नहीं होती है, कहीं और होती है। तो पहले बोलते हैं ब्रोंकाइटस, तो ये तो होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स आजकल कहां पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। अस्थमा भी लंग्स के अंदर होती है, निमोनिया भी लंग्स के अंदर होती है, लेकिन इंसेफेलाइटिस याद करो, इंसेफेलाइटिस आपको ब्रेन के अंदर होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ब्रेन की स्वेलिंग को सेफेलाइट मतलब इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, है ना। तो ये कहां पे होती है, ब्रेन के अंदर होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, वो चूरिया बेनक्रॉफ्टी, अगर जो जो फिलेरी करता है, मतलब फिलेरियसिस जो करता है, डिजीज करता है एलिफेंटियसिस, तो अगर कभी वो बहुत ज्यादा बॉडी में चला जाए तो वो भी इंसेफेलाइटिस कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है बोहर इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि भाई क्या होता है बोहर इफेक्ट। तो यार बोहर इफेक्ट ना क्या होता है ना, बोहर इफेक्ट ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है। बोहर इफेक्ट क्या करता है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो ये आंसर CO2 है ना।
तो ये ध्यान रखना। अगर बात करता है हैमबर्गर इफेक्ट, तो ये बात करता है क्लोराइड शिफ्ट की, किसकी? क्लोराइड शिफ्ट की बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाले। अगर बोलता है हल्डाने इफेक्ट, तो ये बात करता है ऑक्सीजन के बारे में। लेकिन अगर बात करता है बोहर की, तो ये बात करता है CO2 के बारे में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज बाय, अरे अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो क्रोमोसोमल थ्योरी तो थी लिंकेज वाली, वो मतलब बोब्रियन सूटो ने दी, तो ये एक डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें क्या ही करेंगे। नेक्स्ट है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये बड़ी काम की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो रहा है, और वो भी कौन सी पॉपुलेशन है? स्मॉल पॉपुलेशन है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको ना हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, जब भी जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा, वो भी स्मॉल पॉपुलेशन में, तब वो जो फंडा होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। और ये जो फंडा दिया किसने था? सीवल राइट थे, जो जो सीवल राइट थे, इन्होंने ये फंडा दिया था। सीवल राइट ने ये फंडा जो था वो दिया था, है ना। तो सीवल राइट ने ये वाला फंडा दिया था। तो ध्यान रखना, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट कहीं पे लिखा हुआ मिले तो वो करेक्ट आंसर है। अगर कहीं पे सीवल राइट इफेक्ट लिखा हुआ मिले तो वो भी करेक्ट आंसर है ना। चलो इसी खुशी में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द लिंकेज फेज वेयर द म्यूटेंट जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिस ट्रांसफेज बोलते हैं। मतलब एक वैसी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको सिस ट्रांसफेज बोलते हैं। ध्यान रखना, द लिंकेज फेज मतलब लिंकेज, जो दो जीन्स के अंदर लिंकेज है, ये एक क्रोमोसोम है, एक जीन ये रहा ए, एक रहा ये बी, दोनों के अंदर लिंकेज है, मतलब पास पास में प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसको हम सिस ट्रांसफेज बोलते हैं बस, है ना। नेक्स्ट है सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। देखो बात वही आ गई ना, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आया है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बाल्डविन इफेक्ट बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं, पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं, या सीवल लाइट इफेक्ट बोलते हैं। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। और चाहिए तो भाई चाहिए, नहीं करोगे पिटोगे, बता रहा हूं मैं, है ना। तो हर कोई बच्चा जो इसको देख रहा है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी अभी जस्ट हमने इसको किया है, जस्ट अभी किया, तो इसलिए छोड़ा मैंने, है ना। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना, आंसर किया करो, अच्छा रहेगा, है ना। आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा, मतलब डांट के नहीं बोल रहा हूं यार, प्यार से बोल रहा हूं। क्या पता वो चीज पेपर में आ जाए, क्या पता यहां पे मेहनत करो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यहां से बचोगे, पेपर से नहीं बच पाओगे, तो मेहनत। चलो नेक्स्ट है, इसेंशियल फैटी एसिड इन डाइट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। देखो यार, फैटी एसिड की बात कर रहा है, लिनोलिक एसिड, यहाँ पे ये जो लिनोलिक एसिड ना बचे, ये एक इसेंशियल फैटी एसिड होता है। अब इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब क्या होता है? इसेंशियल फैटी एसिड, देखो ऐसे फैटी एसिड विच रिक्वायर्ड टू टेक इन डाइट, जिनको आप डाइट के थ्रू खाओगे, बॉडी में नहीं बनेंगे, उसको बाहर से खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। और लिनोलिक जो एसिड है, ये इसकी क्या है? एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है, कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस वार फॉर्मुलेटेड बाय, लिंकेज से ये रिलेटेड है, बैटसन एंड पुनिट इसका आंसर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लो मतलब प्लग, एक बंदे का नाम है प्लो, शो दैट द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिमेन कांस्टेंट एट टेम्परेचर। अरे ये मस्त क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर का जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कांस्टेंट होती है कहां पे? एक्चुअली में ना, इसका जो लिंक क्रॉसिंग ओवर करवाता कौन है? ये करवाता है एंजाइम्स। अब एंजाइम जो होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, तो एक्चुअली में ना हमारी बॉडी की रेंज उठानी, ये जो रेंज होता है 25 to 35 डिग्री, इसी रेंज के अंदर हमारी बॉडी का एंजाइम काम कर सकता है। तो यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगी, मतलब एक ऐसा ही क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन, उन्होंने कुछ खास लॉजिक नहीं लगाया, बस यही लॉजिक है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होगी, बस दैट्स इट। द पोकी स्ट्रेन वाज फाउंड, देखो पोकी ना स्ट्रेन होती है एक, जो ना न्यूरोस्पोरा नाम की जो एलगी होती है ना, उसमें पाई जाती है। देखो है कहां से मिलती है? ये न्यूरोस्पोरा एलगी। तो ये जो पोकी स्ट्रेन होती है ना,
ये न्यूरोस्पोरा से मिलते हैं। ये मुझे ना एक एक्चुअली में हरियाणा में ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगा ये उठा के आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट है अमंग प्रोकैरियोट्स, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज परफॉर्म्ड बाय, देखो अगर आप इस वर्ड को देखोगे ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, तो ये क्या होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, शायद आपको याद आया होगा प्लाज्मिड होता है। ये क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है ना। अब पूछ रहा है इज परफॉर्म बाय, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसके द्वारा परफॉर्म की थी, ये तो हमें क्लियर होगा कि प्लाज्मिड के द्वारा परफॉर्म की जाती है, लेकिन ये एपिसोम में आंसर नहीं आएगा, कापा आंसर नहीं आएगा, माइक्रोसोम आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली में जो प्लाज्मिड होता है ना बच्चे, प्लाज्मिड जो होता है, इसका एक और भी नाम होता है क्या, प्रोफाज, इसका एक और नाम होता है, वो होता है प्रोफाज होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, प्रोफाज नहीं होता है, इसका एक और नाम होता है एपिसोम होता है, इसका एक और नाम क्या है, एपिसोम होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जो प्लाज्मिड होता है ना बच्चे, इट इज अल्सो नोन एज एपिसोम। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है, ये हमारा एकदम सटीक करेक्ट मस्त वाला आंसर है। ठीक है, प्रोफास्टो सेल साइकिल में होता है ना, प्रोफास्टो सेल साइकिल में होता है, तो वहीं से मेरा खटका दिमाग में थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लेकिन सुन के जाना कुछ। 21st ट्राइसोमी की बात कर रहा है, 21st ट्राइसोमी मतलब 21st क्रोमोसोम की दो कॉपीज तो होती हैं, लेकिन एक तीसरी कॉपी और है, ये होगी 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। इससे कौन सी डिजीज होती है बच्चे, बच्चा बच्चा जानता है, इससे होती है डाउन सिंड्रोम होती है, बच्चा बच्चा इसको जानता है, इससे क्या होती है, डाउन सिंड्रोम होती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम के ऊपर, 21st क्रोमोसोम की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट खुद से आप दे सकते हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। चैनल को जरूर ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस इस पे आपको बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।